अब हम देखने जा रहे हैं जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करेंगे और कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो होगा ये कि ये मैग्नेटिक डायपोल कुछ टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा। ये टॉर्क कौन पैदा करेगा, ये टॉर्क कौन किस पर लगाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड भी ये टॉर्क मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर लगाएगा। तो ये टॉर्क कितना होगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब बात ये आती है कि मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ठीक है ना, वो कुछ टॉर्क लगेगा उसके ऊपर, वो घूमेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला निकालने की क्या ज़रूरत है? देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। तो चलो हम मेजरमेंट कर लें। टॉर्क होगा कितना? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम बनाए लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लो जी, हमने बनाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बन गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक बार को रखने जा रहे हैं। तो ये हमने मैग्नेटिक बार या मैग्नेटिक डायपोल को रख लिया। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल, सपोज ये नॉर्थ पोल ले लिया और हमने ये ले लिया कि ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ QM और जो साउथ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM। जो डायपोल का मैग्नेटिक लेंथ होता है वो मैग्नेटिक लेंथ कितना लेते हैं हम लोग? 2L। तो डायपोल का ये हमने मैग्नेटिक लेंथ 2L ले लिया। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर इस डायपोल को हम प्लेस करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल की तरफ होता है। नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल की तरफ होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक मैग्नेट का मोनोपोल ले लेता हूँ, नॉर्थ मोनोपोल, और यहाँ पर मैं एक मैग्नेट का ले लेता हूँ साउथ मोनोपोल। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमको मिलेगी। अब देखो, नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो साउथ की तरफ, इस मोनोपोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और QM विल एक्सपीरियंस, नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट विल एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा? तो हम इस इक्वेशन को जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो QM इंटू बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड QM इंटू बी के बराबर होगा, ऐसे। अब देखो, जो साउथ पोल है मैग्नेटिक डायपोल का, ये साउथ पोल अट्रैक्ट होगा नॉर्थ पोल की तरफ। तो नॉर्थ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होता हुआ इस तरह से हमने बता दिया। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगा? ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो QM इंटू बी होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, दिस FM इज इक्वल टू QM इंटू बी। यहां पर भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉर्क के बारे में। वैसे तो जो बच्चे 11th पास करके 12th में आए हैं उनको टॉर्क के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी हमारा एक्सपीरियंस है बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होता है या भूल गए होते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुन लो। देखो बच्चों, टॉर्क की कंडीशन क्या है? मान लो कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है और इस बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं।
तो टॉर्क की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो फोर्स लगने चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। तो एक फोर्स मैंने लगा दिया कुछ ऐसे और दूसरा फोर्स इस बॉडी पर लगा दिया कुछ ऐसे, तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, F1 और F2। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये F1 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वो F2 फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये दोनों फोर्सेस है ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन, F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों ही फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में टॉर्क लगेगा इस बॉडी के ऊपर, और ये टॉर्क कौन लगाएंगे? ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, कपल ऑफ फोर्सेस हैं, वो इस बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाएंगे और इस बॉडी को वो घुमा देंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास में जो ये मैग्नेटिक डायपोल है, इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, QM इंटू बी मैग्नीट्यूड सेम है। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, FM1 FM2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, कौन सा लाइन ऑफ एक्शन? ये लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, ठीक है ना, एक लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। तो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का वैल्यू होता है, आप किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, F1 या F2 या इसको F मान लो, चलो सॉरी हाँ F मान लो। तो टॉर्क जो होगा वो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, जो कि मैंने F ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का, R परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखो ये जो डायपोल है इसको हमने प्लेस किया है, ये डायपोल बनाता है थीटा एंगल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के साथ में, ठीक है। ये एंगल है थीटा। अब देखो ये जो लेंथ है ये तो 2L लेंथ है, ठीक है। अब ये अगर 2L लेंथ है तो इस 2L लेंथ के मैं दो कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ। ये एंगल मैंने फिर से ये भी एंगल थीटा ही बनेगा ना, ये तो मैंने डायपोल का एक्सिस बना दिया है ना, डायपोल का एक्सिस वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है, मतलब ये जो फोर्सेस हैं इन फोर्सेस के साथ भी ये थीटा एंगल बना रहा है। अब मैंने ये जो 2L लेंथ ली है, इस 2L लेंथ के दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। एक कंपोनेंट बनने वाला है ये कंपोनेंट है 2L cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ कि ये कंपोनेंट देखिए, ये कंपोनेंट को ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंट यही कंपोनेंट है ना, मतलब कि जो ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस? इन दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस के आपस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 2L sin थीटा हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं 2L sin थीटा। चलो अब बारी आती है टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला ये रहा, टॉर्क इज इक्वल टू कोई भी एक फोर्स ले लो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। तो टॉर्क हो गया F कितना होता है? मतलब किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहां पर देख लो, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड वो है QM इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 2L sin थीटा। अब आप ये जानते हो कि 2L इंटू QM ये किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट।
इस मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर होगा, वो 2L इंटू क्यू एम होता है ना। अच्छा, तो 2L इंटू क्यू एम यहाँ पर दिखाई देता है, उसके बदले हम क्या लिख देंगे, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर लिख देंगे हम b, और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा एज इट इज उतार लिया हमने। तो टॉर्क का वैल्यू मिल गया। अब देखो टॉर्क का ये जो वैल्यू मिला है, वास्तव में ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमको मिला है, क्योंकि टॉर्क तो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जब दो वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर में हमारा वेक्टर आता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, चलो ये टॉर्क की डायरेक्शन में यहां पर दिखाई देता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, नहीं करना ही है आपको याद, ठीक है। तो यहां पर हमने टॉर्क फाइंड आउट किया, ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड B, ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड B इस डायपोल पर लगाता है और इस डायपोल को घुमा देता है। तो ये डायपोल को किस तरीके से घुमाएगा, ये डायपोल को कुछ इस तरह से घुमाएगा, ऐसे, ये, ठीक है। इस टॉर्क का यूनिट क्या होता है, इस टॉर्क का यूनिट वही होता है, यहां पर आकर के देख लो, टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका यूनिट है मीटर। तो टॉर्क का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर। देखो बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर ये तो एनर्जी का भी यूनिट होता है, जिसे हम जूल कहते हैं, लेकिन यूनिट सेम होने के बावजूद भी एनर्जी या वर्क, है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है इस टॉर्क से, है ना। यूनिट सेम हो जाने से फिजिकल क्वांटिटी सेम हो जाएगी, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस। हानि, लाभ, आशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, सुख, आनंद, ये फिजिक्स में नहीं पढ़ाए जाते। क्यों पता है, क्योंकि इनको मेज़र नहीं किया जा सकता। भाई भाई के बीच में जो प्रेम है, पिता का और माता का जो बच्चों के लिए वात्सल्य है ना, इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जिन चीज़ों को, मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिक्स में पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली फिर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो मेज़र करना ही पड़ेगा। अब देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं एक डायपोल को रखूँगा, मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे जब हम, तो ये मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, और वो घूमना शुरू करेगा। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम ये करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब इस डायपोल को प्लेस करते हैं तो हम बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं कुछ ऐसे, और एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको घुमाते हैं, ये घुमाया, और घुमाने के बाद में लाइट चली गई है। चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क लगा के घुमाता हूं, और जैसे ही मैं इस डायपोल को छोड़ दूंगा, डायपोल को छोड़ने के बाद ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रभाव में आकर के टॉर्क को एक्सपीरियंस करता हुआ, कौन से टॉर्क को, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, वो तो हमने पहले लगाया था, घुमाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगाया था। अब मैग्नेटिक फील्ड भी टॉर्क लगाएगा और उसको घुमाना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल को रख के और डायपोल को घुमाते हैं एक्सटर्नल टॉर्क के कारण, ऐसे घुमाते हैं, तो इस डायपोल के अंदर हमारे द्वारा जो हम वर्क करते हैं, ये जो वर्क है वो इस सिस्टम में, किस सिस्टम में, मैग्नेटिक फील्ड बी और इस डायपोल, इस टोटल सिस्टम में
एनर्जी बन करके सेव हो जाता है। कौन सी एनर्जी बन के सेव होता है? पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव होता है। किया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, पोटेंशियल बन के सेव हो जाता है। आपने गीता जी में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो ध्यान पूर्वक पढ़ना। तो अब हम शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है। Potential energy of magnetic dipole if that magnetic dipole is kept in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलो हम लोग डायपोल को प्लेस करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बना लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसमें हम डायपोल को प्लेस करने वाले हैं। ऐसे ये मैंने डायपोल को प्लेस कर लिया, ठीक है। और सपोज ये साउथ पोल ले लिया और ये नॉर्थ पोल ले लिया। अब देखो, ये आप जानते हो ना कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ नॉर्थ से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में होता है, ऐसे, ठीक है ना। और अभी अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायपोल के ऊपर टॉर्क लगाएगा, वो टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल, हम जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहाँ से कहाँ के लिए बनती है? नॉर्थ से साउथ के लिए बनती हैं। तो ये जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ इस साउथ के लिए अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, और यहाँ पर ये साउथ नॉर्थ के लिए अट्रैक्ट होगा, कुछ ऐसे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर। अब होगा ये कि ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड बी के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके कुछ इस तरीके से घूमने लग जाएगा ऐसे, और घूमते घूमते कैसे प्लेस हो जाएगा? कुछ ऐसे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस फिगर को मैं कुछ और तरीके से बनाता हूं। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बी बनाया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन रही, और ये डायरेक्शन रही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, ये, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने ये समझा कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये मैग्नेटिक डायपोल ये अपने आप को अलाइन कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में, है ना, अपने आप को अलाइन कर लेगा। सपोज अभी जो मैंने प्लेस किया हुआ है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक बी के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ एंगल θ1 है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस डायपोल को पकड़ लो। ये मैंने डायपोल को पकड़ लिया, और पकड़ के बाहर से टॉर्क लगाओ और इसको घुमा करके θ2 एंगल तक लेकर के जाओ। ये मैं θ2 एंगल तक लेकर के गया, तो देखो अभी नई पोजीशन इस मैग्नेटिक डायपोल की क्या होगी? कुछ ऐसे होगी अभी नई पोजीशन, ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये रहा इस डायरेक्शन में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ में ये जो हमने मैग्नेटिक डायपोल को बाहर से टॉर्क लगा करके, एक्सटर्नल टॉर्क लगा के घुमाया था कुछ इस तरीके से, तो अब ये मैग्नेटिक डायपोल, इसका जो नया प्लेसमेंट है, नया ओरिएंटेशन है, वो बी के साथ में θ2 एंगल बनाता हुआ है ना। अब यहां पर हमने क्या किया? एंगल को बढ़ा दिया है, ठीक। अब देखो, ये एंगल अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, वो इसलिए अपने आप नहीं बढ़ेगा कि टॉर्क तो लग रहा है यहां पर इस केस में क्लॉकवाइज। कौन सा टॉर्क? ये टॉर्क, ये वो टॉर्क है जो मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर लगाता है। लेकिन मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगाने की बात कर रहा हूं। जितना टॉर्क ये है उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क मैं लगाऊंगा और इस एंगल को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, टी एक्सटर्नल टॉर्क, ये
किसके बराबर लगाया मैंने? मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर लगाया, इस मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर लगाया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रखी है मैंने और मैग्नीट्यूड सेम रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे। अच्छा, अब 11th में आप पढ़ चुके हो कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अगर लीनियर मोशन चल रहा हो तो। अच्छा, अगर वर्क W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू फोर्स के बदले टॉर्क लिखा और एस के बदले मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले लिखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। तो वर्क जो है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका पूरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। देखो, ये तो मैंने एक अधूरा फॉर्मूला लिखा है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे ही W इज इक्वल टू फोर्स के बदले टॉर्क, जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वो एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में टॉर्क करता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, मैं ये कहता हूं कि अगर आप थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ये थीटा 1 एंगल से लेकर के थीटा 2 एंगल तक जब आप मैग्नेटिक डायपोल को लेकर के घुमा करके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये छोटे छोटे डी थीटा एंगल पास करते हुए जाओगे और फाइनली आप ये फाइनल पोजीशन पर पहुंचोगे। ठीक है ना। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू होगा, कुछ इस तरह से। अब टॉर्क का वैल्यू लिख दो। टॉर्क का वैल्यू, कौन से टॉर्क का वैल्यू? ये जो चल रहा है ना, ये एक्सटर्नल टॉर्क चल रहा है, और एक्सटर्नल टॉर्क हम उतना लगा रहे हैं जितना कि मैग्नेटिक टॉर्क है। तो ये हमने लिखा हुआ है पहले भी। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना है, इसका वैल्यू लिख लो, एम बी साइन थीटा। ये हमने लिखा एम बी साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा। बच्चों, एक चीज मैं आपको और पहले से क्लियर कर दूं कि ये जो W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा इंटू कोस थीटा लिखा है, ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क के बीच बनने वाला एंगल। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल तो जीरो बन रहा है। कैसे जीरो बन रहा है? सपोज ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन दिया, ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में बनेगा? टॉर्क बनेगा पेज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, ऊपर निकलती हुई डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा। ठीक है, आउटवर्ड टू द पेज। और ये जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो भी आउटवर्ड टू द पेज होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में थीटा जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू जीरो होगा, तो कोस थीटा कितना होगा? कोस जीरो तो 1 होता है। तो जब कोस जीरो 1 होता है, तो अब हमको यहाँ पर ये थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलो ये थीटा को मैं हटा देता हूँ, कोस थीटा को हटा देता हूँ। अब मैं ये जो थीटा की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा थीटा है, कौन सा एंगल है? ये एंगल है मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, और वो एंगल कितना बन रहा है? वो एंगल स्टार्टिंग में कुछ थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 बन गया। ठीक है, लेकिन थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 एंगल बनने तक उसको छोटे छोटे थीटा डी थीटा एंगल से पास होना पड़ेगा। तो ये थीटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, और ये थीटा जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, किसके? एम बी साइन थीटा के अनुसार है। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, देखो, जब मैं छोटे छोटे डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पास करता हुआ थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक चला जाऊंगा, तो टोटल वर्क डन कितना मुझे मिलेगा? वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ दो। कहां से लेके कहां तक जोड़ोगे? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक जोड़ना है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेके थीटा 2 एम बी
साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, एम बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो होता है माइनस कोस थीटा, तो लिखो एम बी इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अब इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अब तो लिमिट डालनी पड़ेगी, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, माइनस एम बी कोस थीटा और थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ये हो गया माइनस एम बी। एक बार थीटा के बदले थीटा 2 लिखो और माइनस करके फिर थीटा के बदले थीटा 1 लिखना है इनिशियल, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये लिखा। ये है वर्क डन, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 एंगल पर जो हमने डायपोल को प्लेस किया था वहां से एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हुए थीटा 2 एंगल तक हम लेके गए थे डायपोल को। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसके द्वारा हमने वर्क डन इस सिस्टम पर किया, और ये वर्क डन अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव हो जाएगा। तो ये वर्क डन जो हमने बाहर से किया, एक्सटर्नली टॉर्क लगा करके जो वर्क डन किया है, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, किसी सिस्टम के एक पर्टिकुलर मेंबर की एनर्जी नहीं है। मतलब कि ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी अकेले की नहीं है, ये एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल अकेले अकेले मैग्नेटिक डायपोल की नहीं है, इस सिस्टम की है, कंप्लीट सिस्टम की है। अच्छा जी, तो इसके बाद में अगर हम ये माने कि सपोज ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B और इस मैग्नेटिक फील्ड B में हमने एक डायपोल को रखा कुछ ऐसे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ये है, मतलब 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो इस थीटा 1 एंगल को हम, इनिशियल एंगल को हम 90 डिग्री बोल देंगे, मतलब थीटा 1 है 90 डिग्री। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली टॉर्क लगा करके इसको घुमाते हैं, और घुमा करके सपोज एक्सटर्नली टॉर्क लगा करके हम इसको थीटा 2, जिसको हम फाइनल एंगल कहा करते थे, उस एंगल पर लेके आते हैं, और उस एंगल का नाम इस बार थीटा रख देते हैं। देखो इसको घुमा करके ऐसे, घुमा करके ऐसे, घुमा करके हम लेकर के आए, और ये अब नया प्लेसमेंट हो गया, नया ओरिएंटेशन मिल गया मैग्नेटिक डायपोल को, और इस पूरे एंगल को हमने बोल दिया कि ये जो एंगल है वो एंगल थीटा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फाइनल एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो फाइनल एंगल का वैल्यू, इनिशियल एंगल का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, रखें, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2, थीटा 2 के बदले थीटा रखना है, कोस थीटा माइनस कोस थीटा 1, थीटा 1 के बदले 90 डिग्री रखना है, कोस 90। अब बच्चों कोस 90 क्या होता है, कोस 90 तो 0 होता है, इसको 0 कर लो, बच कौन गया, कोस थीटा। मतलब अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है। आप इसे याद कर लेना। चलो जी, इसको याद करना है तो डब्बा बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, अब बच्चे इसको याद कर लेंगे। हमने पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट देखा ना, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है।
तो जब दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आने लग जाए, रिजल्ट मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज का, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको रिजल्ट दे रहा है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब कि इनके बीच डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस m डॉट b विच इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ऐसे। ठीक है, अब देखो मैं फिर से याद दिलाता हूं कि जो टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला वो क्या था, m क्रॉस b था, या टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड था वो एम बी साइन थीटा था। ठीक है ना, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड वो एम बी साइन थीटा। फिर से बता दूं, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि कंफ्यूज ना होना, ये टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क है जिसको मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर लगा रहा है, ये वो टॉर्क है। अब हम कुछ केसेस ले लेते हैं, जैसे कि केस फर्स्ट, अगर ये थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल को आप मान लो ये 0 डिग्री है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड B वो भी इसी डायरेक्शन में है, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब कि आप जो मैग्नेट को प्लेस कर रहे हो ना वो भी ऐसे ही प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, थीटा को 0 माना जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस एम बी कॉस 0, और इस कंडीशन में, इस केस में टॉर्क कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वो डायपोल के ऊपर, मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगाएगा वो होगा एम बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0, तो सब कुछ कितना बन गया, 0। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर टॉर्क ही नहीं लगेगा। यहाँ आते हैं, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो अब 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस एम बी निकली है, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। केस 2 में थीटा को मान लो 180 डिग्री, इसका मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में है अगर, तो मैग्नेटिक डायपोल को आपने रखा है कुछ इस डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक डायपोल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस एम बी कॉस थीटा के बदले लिख दो 180 डिग्री, और टॉर्क कितना मिलेगा, टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क मिलेगा एम बी साइन थीटा के बदले 180 डिग्री लिख दो। अब साइन 180 कितना होता है, साइन 180 फिर से 0 होता है, सब कुछ 0 हो गया, मतलब यहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, माइनस एम बी कोस 180, माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मिली एम बी प्लस में मिली, मतलब ये एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है ना, टॉर्क तो लग नहीं रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ
कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक डायपोल अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अभी तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा अगर इसको हिला दूं ना, तो ये मैग्नेटिक डायपोल पूरा घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी और मैग्नेटिक डायपोल फिर से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इस फर्स्ट केस की बात करता हूं। इस फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डायपोल भी इसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में अगर मैंने इस मैग्नेटिक डायपोल को थोड़ा सा हिला भी दिया ना, तो वो हिल करके वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा था। और यहाँ पर जो डायपोल है थोड़ा भी हिला देने से पूरा घूमने लग जाएगा और पूरा घूम के वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का प्रयास करेगा, 0 डिग्री बनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए टॉर्क 0 होने से इक्विलिब्रियम तो लिख दिया, पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, ये थीटा बनता है 90 डिग्री। तो ये वाला जो केस है, यहां पर हम देखते हैं टॉर्क कितना है। तो यहां पर जो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 90 1 होता है, टॉर्क मिलेगा एम बी। ठीक है, अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये मिलेगी हमको एम बी, कौन सा, माइनस एम बी कोस 90 डिग्री। कोस 90 तो 0 होता है, इसने सब कुछ 0 बना दिया मल्टीप्लिकेशन में आकर के। मतलब इस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस बात का मतलब बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं निकालना कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है,